दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत छठवीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है। ऐसा पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे होते हैं, कुछ भाग नीचे होते हैं और कुछ भाग समतल होते हैं। तो ये स्थल रूप किस प्रकार की प्रक्रिया के परिणाम से बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो स्थल रूप है उनका निर्माण दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, एक आंतरिक प्रक्रिया और दूसरा बाह्य प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ऐसा आंतरिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। दूसरा क्या है? तो दूसरा बाह्य प्रक्रिया होती है। दूसरी बाह्य प्रक्रिया है। तो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रिया जो है वो स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अपर्दन यानी कटाव। तो टूटकर घिसना या कटाव के कारण जो होता है वो पृथ्वी की सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं और हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चित्र दिया गया है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, फिर आपको स्थल रूपों के बारे में जानकारी आराम से हो जाएगी। तो ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो हम स्थल रूप जिसका अध्ययन करेंगे वो है पर्वत। ये देखिए यहाँ पे पर्वत है, ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं, ये पर्वत हैं। इसके अलावा कई पर्वतों का जो क्रम होता है इन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये देखिए पर्वत से थोड़े नीचे और जो हमारा मैदान है उससे ऊपर पठार होते हैं। इसके अलावा जो स्थल रुद्ध है, ये नदी का जो जल का स्रोत है, ये झील कही जाती है। नदी देखिए पर्वत से होके नदी समुद्र की तरफ आ रही है, इसे नदी कहते हैं। इसके अलावा पठार से होके एक और नदी आ रही है, इसे सहायक नदी कहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर गिर रही है नदी समुद्र में, यहाँ पे डेल्टा बना हुआ है। मैदान है, ये जो हरा भाग है ये मैदान है। स्थल संधि, स्थल संधि दोस्तों दो महासागरों के बीच का एक पतला संकरा सा स्थल का भाग जो दो महासागरों को अलग करता है, स्थल संधि कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए तट है, ये द्वीप है, पूरी तरह समुद्र के अंदर ये द्वीप है। और दो स्थल खंडों के बीच जो सकरा जल भाग है उसे जल संधि कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए पर्वत श्रृंखलाओं में जो पर्वतों से नीचे हैं उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। और ये जो नीले कलर का है पूरा ये समुद्र का क्षेत्र है। तो ये विभिन्न स्थल रूप हैं जिसमें पर्वत है, पठार है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियां हैं, ये सभी स्थल रूपों के उदाहरण हैं। आइए अब जानते हैं पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत या माउंटेन दोस्तों क्या है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पर पर्वत स्थित होते हैं। पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। आपने ध्यान दिया होगा आधार बहुत चौड़े होते हैं जबकि शिखर तक जाते जाते पर्वत सकरा होता जाता है, उसका शिखर छोटा होता जाता है। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं वहां की जलवायु ठंडी होती जाती है। तो सामान्य पृथ्वी के सतह से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भाग हैं वो पर्वतों की श्रेणी में आते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई तक हो सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो 8,848 या 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है। और कुछ अन्य पर्वत शिखर जैसे K2, गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा और ये सभी पर्वत श्रेणियां भी अत्यधिक ऊंचाई वाली हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां भी होती हैं। पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वहां पे जलवायु ठंडी होती जाती है, जिसके कारण कुछ पर्वतों की चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमी रहने के कारण कुछ पर्वतों पर वहां पे बर्फ की नदियां होती हैं। बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं।
कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। दोस्तों, पर्वतों की जलवायु बहुत ही कठोर होती है, मौसम बहुत ठंडा होता है और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां वहां पे नहीं होती हैं, इसलिए वहां की जलवायु को कठोर माना जाता है। वहां पे कम जनसंख्या भी होती है और धरातल जो है वो खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, इसलिए वहां पे जनसंख्या की भी कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे कि श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला, जो कि पर्वतों का एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होना, श्रृंखला कहलाता है। अनेक प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे पर्वतीय तंत्र के समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला और एंडीज हैं। जो हिमालय जो कि एशिया महाद्वीप में है, आल्पस यूरोप महाद्वीप में और एंडीज जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है, क्योंकि कुछ पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ पर्वत उससे नीचे होते हैं। पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पर्वत जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्पस जो हैं वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर जो होता है यानी चोटी जो होती है वो शंक्वाकार होती है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो हैं वो गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो जो वलित पर्वत का प्रकार होता है वो पर्वतों का ऐसा प्रकार है जिनके शिखर शंक्वाकार होते हैं और पुराने जो वलित पर्वत हैं वो अपरदन की प्रक्रिया के कारण घिस गए हैं, जिसके कारण अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत चोटी युक्त नहीं बल्कि गोलाकार दिखाई देते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे निर्मित होते हैं, तो इसको देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। दोस्तों देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, एक भाग ये है, ये टूटकर नीचे सरक गया, तो ये जो ऊंचाई वाला भाग है ये उत्खंड भ्रंश कहलाता है और जो गहराई वाला भाग है इसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। लेकिन ये जो ऊंचाई वाला भाग है, इसे आप देख रहे हैं, इसको और इसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को हर्स्ट कहते हैं, इंग्लिश में हर्स्ट या उत्खंड कहते हैं, और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्रैबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेज पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। और आप यूरोप में जो राइन घाटी है वहां पे वासजेज पर्वत को मानचित्र में देख सकते हैं, ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण होता है। ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत है, इसी तरह के पर्वतों के उदाहरण है। अब आइए देखते हैं पर्वतों का महत्व या उनकी उपयोगिता क्या है हमारे सामान्य जनजीवन में। तो दोस्तों, पर्वत पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जो हैं वो जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का ये स्रोत होता है और बहुत सी नदियों के स्रोत जैसे हमारे गंगा, यमुना और बहुत बड़ी बड़ी नदियों के जो स्रोत हैं वो पर्वतों में स्थित हिमानियों में होते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली परियोजनाओं के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद और रेजिन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी पर्वतों का बहुत महत्व है और जो हमारे सैलानी हैं उनके लिए पर्वतीय भाग बहुत ही उपयुक्त स्थान होते हैं गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए। इसके अलावा पर्वतों की यात्रा, उनकी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए सैलानी यात्रा करते हैं और कई प्रकार के खेल जैसे आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर शिफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग ये पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। और आप हिमालय पर्वत श्रृंखला में जैसे हिमाचल या कुल्लू मनाली, लद्दाख जैसे जो एरिया हैं वहाँ पर इस तरह के खेल काफ़ी मात्रा में प्रचलित हैं। ज्वालामुखी पर्वत देखिए, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है।
और ज्वालामुखी की क्रिया अत्यधिक दाब के कारण मैग्मा का निर्माण होता है एक स्थान पर पृथ्वी के भूगर्भ में। और जब ये एक नलिका के माध्यम से उत्सृत होता है, ज्वालामुखी राख, भाप और गैस के सघन घने बादल फैलने लगते हैं पर्यावरण में। इसमें लावा और बम दो चीजें निकलती हैं। इसके अलावा किनारों से निकली और पिघली चट्टानें लावा कहलाती हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं पठार या प्लेटो क्या होता है। तो दोस्तों, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो है वो उठी हुई और सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ भाग पठार होता है। और जो पठार होता है उसका ऊपरी भाग शंक्वाकार नहीं बल्कि मेज के आकार के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने होते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। इसके अलावा जिस पठार की सर्वाधिक चर्चा होती है दोस्तों, वो है तिब्बत का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तिब्बत या पामीर का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार भी पर्यावरण के लिए और मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। बहुत से विश्व के बहुत सारे खनन क्षेत्र या खनिज पदार्थों के जो क्षेत्र हैं वो पठारी भागों में पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडारों के लिए जाना जाता है। आपने जान लिया पठार। तो पठारी क्षेत्रों की एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर कई ढेर सारे वाटरफॉल यानी जलप्रपात भी होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पे है, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो लावा पठार होता है, जो तरल मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उस लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में कई रमणीय और दर्शनीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। अब आइए जो तीसरा प्रमुख स्थल रूप है, जो मैदान है, इनकी उपयोगिता भी बहुत अधिक है। यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है, यहाँ पे जनजीवन सामान्य है। तो मैदान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैदान जो है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जैसे जो पहाड़ या पठार, पर्वत और पठार होते हैं समतल भूमि से ऊपर होते हैं, उसके विपरीत जो मैदान होता है ये समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं, और अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए गाद और मिट्टी के निक्षेप से बने हुए हैं। नदियां जो हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित करती हैं। वे अपर्दित पदार्थ जो हैं उसे अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, नदियों द्वारा लाई गई जो निक्षेपित मिट्टी है, ये मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान जो होते हैं वो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यहाँ जलवायु जो है बहुत अधिक विषम नहीं होती है, न तो बहुत कठिन होती है। पर्वतों की जलवायु बहुत कठिन होती है, लेकिन उसकी तुलना में जो मैदान है हमारे या मैदानी भाग है, वहाँ की जलवायु सम होती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और चीन में यांगटीसी नदी का जो मैदान है, ये प्रमुख उदाहरण है मैदानों के। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकान बनाने के लिए, खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। भारत में जो गंगा का मैदान है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। तो इसके अलावा स्थल रूप का लोगों के जनजीवन और उनकी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, स्थल रूप का
जो स्थल रूप की विभिन्नता है उसके अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार से स्थल रूप होता है उसी प्रकार से मानव अपने जीवन को अनुकूलित करते हैं और स्थल रूपों के अनुसार ही उनका जीवन हो जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, वहाँ की जलवायु कठिन होती है, उसकी अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है सरल होता है। मैदान में घर बनाना, फसल उगाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। जैसे मैदानी क्षेत्र के लोग कपड़े जो हैं वो हल्के कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो ऊनी और भारी कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा खान पान में भी पहाड़ी क्षेत्रों के लोग खान पान में मांस मदिरा का प्रयोग अधिक करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोग सामान्य चावल दाल भी खा सकते हैं। और कभी कभी दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आपदाएं जो आती हैं और मानव को या जनजीवन को काफ़ी जान माल की नुकसान करती हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़ ये सब प्रमुख हैं। तो कई प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक विनाश करते हैं और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम आने वाले खतरों को भी कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है और हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का ये वरदान है जो हमें उपजाऊ मिट्टी में ली है। क्योंकि आप पठारी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर जो भूमि है न तो मानव के रहने योग्य है, न घर बनाने योग्य है, न सड़कों के निर्माण के योग्य है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे हम उपजाऊ मिट्टी पर मकान बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं और जो हमारी खेती योग्य भूमि है वहाँ पर कूड़ा करकट डालकर उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। उपलब्ध भूमि का केवल हमारे उपयोग के लिए ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। और आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने की यही जो कवायद है वो काफ़ी हद तक धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल है। धारणीय विकास किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।